हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसा चल रहा है जीवन? क्या हाल चाल है आप लोग? हेलो 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 हेलो। आर एस अभी ऐसे तो मैं कैसे बता सकता हूँ इस चीज़ का जवाब कि एग्जैक्ट मैं रैंक वगैरह के बारे में अभी बात कर सकूँ, वो भी नंबर देखकर अभी के लिए अपन अलग बात कर सकते हैं, है ना? तो आज का सेशन शुरू करते हैं और वो है हमारे पास GOC 4। GOC 4 में हम क्या करने वाले हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सब लोगों को हाय हाय निशा, हाय स्नेहा, हाय अनुभव, हाय अक्षत, हाय कामरान, हाय शुभम, हाय ध्रुव। तो मुझे लगता है कि हमने मैक्सिमम बच्चे कवर कर लिए, और अगर कोई छूट गया है जिसको मैंने हाय नहीं बुलाया तो उसको भी हाय। तो मैंने कुछ नहीं कहा, है ना? मैंने बोला डिफ़िकल्ट है आर एस, इसके बारे में अभी बात करना। हाय एस एफ, प्लीज़ अपना नाम लिखें। जैसा कि मैं पहले भी बोलता हूँ क्लास में, हेलो दीपांशु। हाँ, जैसा कि तुमने कहा कि हम पहले मिल चुके हैं, तो बिल्कुल हम लोग पहले मिल चुके हैं दीपांशु। एस एफ प्लीज़ राइट योर नेम। एस एफ प्लीज़ राइट योर नेम। चलो अपन जो है वो शुरू करते हैं बिना डिले। किसी को कुछ और बात करनी है? हेलो आदित्य, हेलो 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 आदित्य। ठीक है। तो आज हमको क्या बात करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज हमारा GOC 4 है और GOC 4 में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ उसके बारे में बात कर लेता हूँ। इससे पहले मैं हो जाता हूँ थोड़ा सा छोटा और सब्जेक्ट को कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा टीचर से बड़ा होता है। तो हेलो 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 हेलो, यहाँ पर हमारे पास आशुतोष कुमार शुक्ला आ चुके हैं। AS आशुतोष, क्या बात है यार। सेम राशि। हमारे पास आदिल है ना? माइक्रो कोर्स मतलब मेनली 11th के कोर्सेज हैं दोस्त। तो आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हमने सारे कंसेप्ट हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। किंतु परंतु दोस्तों, हमें जो पढ़नी है वो है इसकी एप्लीकेशंस। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस की। सब लोग साथ रहेंगे। HM, हरो हेलो 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 हेलो, हर्ष क्या हाल है? कैसा चल रहा है जीवन? तो देखो जरा, मेरा नाम है आशुतोष गौतम, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं और कोटा से हूँ। बाकी बातें समय के अनुसार पता लग जाएगी दोस्तों। इन सब कोचिंग्स में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ, है ना? लाइव क्लास बेस्ट प्रैक्टिस आप सबको अब याद हो चुका है कि पूरा लेक्चर पूरा देखना है, और प्री रिक्विजिट अगर कुछ है तो पिछले लेक्चर्स आप जरूर देखें, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, है ना? रिवाइज करके आना है प्रीवियस क्लास और पोलाइट रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हैं इंडिया के सबसे संस्कारी बच्चे। तो हमें एक दूसरे के प्रति संस्कारी रहना है, स्पैम नहीं करना, अनसिविलाइज लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हम अच्छे परिवार से आते हैं। और अगर कोई बड़ा डाउट है आपको तो आपके 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 इंटरफेस में अगर आप देखेंगे तो राइट साइड पर आपको दो बटन दिखेंगे, उसमें माय डाउट पर जाएं और वहां पर लिख दें अपने डाउट। हमारे कुछ दोस्त आप लोगों के डाउट्स का इंतजार कर रहे होंगे और वो कर देंगे आपको वेरी सॉल्व। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। SU बेटा, दिस इज इंग्लिश कोर्स, तो इसमें दोनों चलेगा। विल दैट टीच ऑल लेसन्स? नो, 11th के हैं तो हाँ, 11th के लगभग सभी कवर हो जाएंगे समय के अनुसार, जितना समय हमें मिल रहा है। तो मैं और विपुल सर आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री लेसन प्लान। आज का जो होने वाला है उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की कुछ शानदार टिप्स और ट्रिक्स में बताने वाला हूं आपको, जो कि मेरी है, खास मेरी। फिर हम पढ़ेंगे SIR इफेक्ट, सर का इफेक्ट मतलब स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस, फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, और कुछ बहुत 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 ही बढ़िया सवाल। देखो, AA से कितने सारे लोग आ गए हमारे पास। AA से हमारे पास आदिल भी है और अब हमारे पास अगले अनूप भी आ चुके हैं, तो वेलकम यू अनूप। चलो आगे चलते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं जल्दी से, जो है वो इसकी, जो अगर मैं बात करूं 100 बातों की एक बात, उस बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या है 100 बातों की एक बात। और अगर जे पता लग जाएगा तो फिर हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखें जरा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है अगर आ जाएगा तो हमें कैसे बात करनी है। सबसे पहले तो बात करूं मैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, अगर पूछा जाए, इस पर सवाल करेंगे अपन बहुत सारे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ सीबी। व्हाट इज सीबी? कोई बताएगा मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के व्हाट इज सीबी, ताकि मुझे पता चले। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत सारे जो स्पेशल चीज़ें, बहुत मुश्किल से ये पीपीटीज वगैरह हमने बनाई है, बहुत प्लान करके, तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। मैं ये नहीं कह सकता कि सब इसमें से आने वाला है, मगर इसमें बहुत मदद आप लोगों को मिल जाएगी। हेलो तन्मय, हेलो 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 तन्मय, क्या हाल है दोस्त, है ना? तो सीबी का मतलब है नॉट कार्बन बॉन्ड, सीबी का मतलब है कॉन्जुगेट बेस। यस, बिल्कुल सही बोला आपने, कॉन्जुगेट बेस। हर एसिड का एक जोड़ीदार होता है जिसको बोलते हैं अपन कॉन्जुगेट बेस, और वो जितना स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा एसिड रहा होगा। तो कॉन्जुगेट बेस जो यूजुअली होता है वो कैसा होता है? लेट्स से हमारे पास यहाँ एच आई है, तो ये H प्लस देने के बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? कॉन्जुगेट बेस। तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? I माइनस होगा। तो ये जितना स्टेबल होगा, एच आई का H प्लस और I माइनस में टूटने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हमको देखनी होती है। तो यूजुअली कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज। तो अगर मैं बात करूं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हमको देखनी है, तो हम कह देंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि वो कैसा होता है? यूजुअली नेगेटिवली चार्ज। तो याद रखो, याद रखो, नेगेटिव इज स्टेबलाइज्ड बाय नेगेटिव, पॉजिटिव इज स्टेबलाइज्ड बाय पॉजिटिव। ये ध्यान रखना। ये हो गया हमारे पास एक बहुत ही शानदार मंत्रा के नेगेटिव है तो स्टेबलाइज बाय नेगेटिव इफेक्ट्स, और पॉजिटिव है तो स्टेबलाइज बाय पॉजिटिव इफेक्ट्स। तो कॉन्जुगेट बेस के बारे में बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? जरा ध्यान से सुने। आई एम क्लास 10th, अगर आपने पढ़ा है जीओसी तो आप जरूर अटेंड करें, वरना फिर आपके काम का नहीं भी हो सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के बारे में बात करें तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के होने की वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? माइनस एम, देन माइनस एच, देन माइनस आई, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। फिर उसके बाद नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ना लग रहा हो तो बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट, जो सबसे कम डीस्टेबलाइज करता है वो हमारे पास है प्लस आई। फिर प्लस एच ज़्यादा डीस्टेबलाइज करेगा, और सबसे खतरनाक जो हो सकता है वो कॉन्जुगेट बेस के लिए हो सकता है प्लस एम। तो सबसे पहला की कंसेप्ट आपको ये मिल गया, आपको ये दिमाग में बिठा के रखना है। पहला पॉइंट हमको ये मिल गया कि ऐसा होता है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना? एसिडिक स्ट्रेंथ सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि मीजोमेरिक इफेक्ट, एम इफेक्ट जो है वो, दूसरी बात यह है कि एम इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ऑर्थो पोजीशन पर जितना एम इफेक्ट लगता है, मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट उतना ही पैरा पर लगता है, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। और मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, नहीं लगता है मतलब नहीं लगता है। तो मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, ये भी आप याद रखें। सेम है फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो पर जितना लगता है उतना ही पैरा पर लगता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन ही तो है। और मेटा पर जो है वो कैसा होता है? काम नहीं करता है। तो ये दो चीज़ें और याद रखनी है, हाइपर कॉन्जुगेशन और मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में मैंने बात कर ली। तो एक चीज़ तो ये पता होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, तीसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और वो है SIR इफेक्ट, जिसके बारे में चर्चा अपन आगे करने वाले हैं। तो ये तीसरी बात हो गई, है ना? ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब इस पर अपन सवाल भी करेंगे, मगर कुछ और चीज़ें, लेट्स से हमारे पास एक एसिड हमने ये ले लिया, और कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास H प्लस होगा और A माइनस होगा। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने ले लिया Ka, तो Ka की वैल्यू क्या होगी? एसिड डिसोसिएशन, जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। और HA का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो एक सवाल यहां बन जाता है दोस्तों, जिसका Ka ज्यादा होगा। बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ कि अगर मान लो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही Ka का वैल्यू भी क्या होएगा? ज्यादा होएगा। तो हमें एक और कंसेप्ट मिल गया, ये अभी अधूरा है। ये कॉन्सेप्ट कंसेप्ट अधूरा क्यों है? कि याद करो, मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं, सवाल ये है कि अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है ए,
ए सॉल्यूशन है, उसका पीएच जो है वो हमारे पास 11 है, और हमारे पास बी सॉल्यूशन है जिसका पीएच हमारे पास है 6। तो इन दोनों में से विच इज मोर एसिडिक, बचपन वाला सवाल है दोस्तों। अगर यहाँ पर हमारे पास एक 10वीं का और 9वीं का और 5वीं का और 6ठी का भी बच्चा है तो भी बता देगा कि पीएच देकर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछ लिया जाए तो जरूर बता सकते हैं कि 11 और 6 में से कौन होगा जिसका पीएच के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ये क्यों पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, ताकि हम आगे जो है वो चीज़ें सॉर्ट कर सकें। तो हमारे पास आंसर आ चुका है जे जी अपना नाम बताओ। जे जी अपना नाम बताओ, और ए के अपना नाम बताओ। एस एन तो मेरे हिसाब से एस एन मैंने मुझे जहाँ तक याद है, एस एन कौन है, एस एन का नाम क्या है? एस एन हमारे पास है, एस एन से स्नेहा। जे जी का मतलब है हमारे पास जैसन, ओके। और एक ए के का मतलब है हमारे पास अभय। स्नेहा, हाँ हाँ, स्नेहा स्नेहा, स्नेहांजलि। हाँ बेटा, ये किसको याद है? ये दूसरा कौन है जिनको आपसे किसने पूछा? मिस्टर ए है। ए हमारे पास दो हैं, आदिल है और अनूप है, और ये आंसर कर रहे हैं। बताओ कैसे चलेगा जीवन। ये एल बी, आर्यन गुर्जर, ठीक है। ए जी है ना, कोई बात नहीं दोस्त, मैं भी ए जी, तू भी ए जी, हम दोनों ए जी। अनिकेत भी है, क्या बात है क्या बात है, इतना कॉमन नेम है ना ए। आयुष्मान भी तो है, आयुष्मान तो हमारा पुराना बच्चा है। अनिकेत भी है, और एक है हमारे पास नया और आ गया, और वो है हमारे पास आर्यन गुर्जर। आर्यन वेलकम। तो हमारे पास समझ में आ गया कि अगर मेरे को बात करनी हो पीएच के अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ हाँ या ना, यस और नो? समर्थन देना दोस्तों, समर्थन, मुझे तुम्हारे समर्थन की ज़रूरत है। क्या मैं कह सकता हूँ कि H प्लस ज़्यादा होगा तो पीएच कम होगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना? लोकेश 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 हमारे पास है, लोकेश। और ए जे हमारे पास है अनमोल जायसवाल। ठीक है, हाँ कि ना, जल्दी बोलो मुझे। स्नेहांजलि ने बोल दिया है कि हाँ सही बात है सर, सही बोल रहे हो आप, एच प्लस और पी एच एक दूसरे से विरोधी हैं, है ना। और वीके ने भी हमारे पास आंसर कर दिया। वीके ने अपना नाम नहीं बताया, मगर वीके प्लीज़ व्हाट इज़ योर नेम, ताकि मैं तुम्हें वीके ना बोलूँ। डी के ने भी अपना नाम नहीं बताया। डी के नहीं, डी के का नाम जहाँ तक मुझे याद है वो निशा है। क्या मैं सही हूँ? तो ये हमें पता चल गया कि H प्लस और पीएच एक दूसरे के विरोधी हैं, और हम ये भी जानते हैं कि H, अगर मैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस ले लूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है? पीएच आ जाता है। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस जो है वो पीएच है, तो इसका मतलब मैं किसी का भी पीएच ले लूंगा तो विरोधी हो जाते हैं। तो अगर मैं के का अगर विरोधी चाहता हूँ तो वो होगा पी के। तो इसका मतलब वो एक दूसरे के कैसे होंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये कड़ी में और जुड़ जाता है, तो हमारे पास एक ये ब्रह्मास्त्र और मिल जाता है। सवाल ऐसा पूछा पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर पीके? तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, बताओ विच ऑफ द क्वेश्चन बताना आप जल्दी से चैट बॉक्स में, जो जल्दी आंसर करेगा उसको मिलेगा 1000 रुपये का गिफ्ट हैम्पर, और वो मैं सीधे घर आके आप लोगों को दूंगा, बस बशर्ते कि आपको आने जाने क्या क्या देना पड़ेगा, जल्दी बताओ। आने जाने का फ्लाइट का टिकट। विच ऑफ द फॉलोइंग, नो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट पीके? इनमें से किसका पीके सबसे ज़्यादा होगा? हम आंसर कर देते हैं दोस्तों, इनमें से हाईएस्ट पीके किसका ज़्यादा होगा? HF, H2O, CH ट्रिपल बॉन्ड CH? बताओ इन तीनों में से हाईएस्ट पीके किसका होगा? बोलो 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 बोलो। हार्दिक भी हमारे पास, HG हार्दिक। वाह बेटा, तुम यहाँ रिश्ते निकालो हैं, हम यहाँ पर रिश्ते निकालने आए ना, क्या तुम विजन वाले अनिकेत हो? वाह बेटा वाह, मेरा एक दोस्त था, वाह खो गया वो कुंभ के मेले में। यहाँ रिश्ते निकाल रहे हैं हम, अमेजोन अकेडमी ने रिश्तों के लिए पोर्टल खोला है। HF,
तो इसका मतलब हमें हाईएस्ट पीके पूछा है भाई, हाईएस्ट पीके ए ज़्यादा होगा तो के ए कम होगा ना, के ए कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होएगी, कम होएगी ना। हाईएस्ट पीके मतलब वीकेस्ट एसिड के बारे में बात की जा रही है, वीकेस्ट एसिड, समझ रहे हो। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो जल्दी बताओ मुझे, HF H2O या ये, मतलब इसको मैं ले लेता हूँ, चलो इसको मैं एक काम कर देता हूँ, नाम देता हूँ, हटाओ इसको बी को, ये ले लेता हूँ बी और ये ले लेता हूँ सी। अब ए बी सी में से आंसर कर दो जल्दी। यही है वो, यही है वो, यही है वो, यही है, सही है। यस सही है। तो हाईएस्ट पीके का मतलब के सबसे लोवेस्ट होगा, और लोवेस्ट के का मतलब होगा एसिड एक्सटेंस सबसे कम। तो हम जानते हैं कि F माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा OH माइनस, और इसका कॉन्जुगेट बेस होगा C ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं देखूँ तो इसकी 4 होती है, इसकी 3.5 होती है, और इसकी 3.25 होती है। तो इसका मतलब सबसे कम स्टेबल नेगेटिव चार्ज होगा इस पर, और जिस पर नेगेटिव चार्ज सबसे कम स्टेबल होगा उसका कॉन्जुगेट बेस, मतलब ये कॉन्जुगेट बेस लीस्ट स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HF, और सबसे वीक कौन सा होगा, ये तो हम आंसर कर लेंगे। हेलो GM, अपना नाम बताओ। हेलो GM, बोलो 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 बोलो। चलो, तो ये बात समझ में आ गई है कि हाईएस्ट पीके से कैसे सवालों का जवाब दिया जाता है। अब मैं इसी सवाल को दूसरे सिरे से पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट के ए, लोवेस्ट के ए किसका है जल्दी बताओ। C ट्रिपल बॉन्ड CH NH3 और CH2 डबल बॉन्ड CH2। जल्दी बताओ, ये A B और C, फिर अपन आगे चलेंगे। हेलो 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 हेलो, ऋत्विक 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 ऋत्विक, हमारे पास ऋत्विक भी है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। लोवेस्ट के ए, फिर वही बात आ गई, यही तो पूछना चाह रहे हैं, वीकेस्ट एसिड। तो आप क्या करें, कॉन्जू, अब हमारे पास कंसेप्ट क्या है जरा देखो, यहाँ नोट डाउन कर लो। H प्लस भगाओ, H प्लस भगाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। बस जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का होगा वही वही एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। तो इतनी सी बात है, इतनी सी बात है दोस्तों। हमारे पास आंसर आ चुका है बहुत सारे लोगों का। VK RP, प्लीज अपने आंसर ऐसे लिखें यार, मैं तुमको बता देता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ आंसर कैसे लिखना है, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे करके ए लिख देता, और ए लिखते ही गलत आंसर होता मेरा। तो ये है आंसर गलत करने की निंजा टेक्निक। सही है क्या, लोवेस्ट के मतलब वीकेस्ट एसिड। और हम जानते हैं यहाँ से अगर मैं H हटाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज ट्रिपली बॉन्डेड पर आएगा, यहाँ पर हमारे पास NH2 पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आएगा CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। और हम जानते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 3.25 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, और कार्बन की होती है 2.75 sp2 कार्बन की। सर ये कैसे याद करेंगे सर, ये तो समझ ही नहीं आया सर। तो आंसर क्या है हमारे पास, C है, क्योंकि उसका के ए सबसे कम है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक बहुत शानदार बात, जो जिस पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, और वो ये है, देखो मैंने सारे रिलेट कर देता हूँ। इस पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं दोस्तों। इसका कॉन्जुगेट बेस होगा F माइनस, इसका होगा हमारे पास OH माइनस, इसका होगा हमारे पास ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर होगा नाइट्रोजन NH2, इस पर होगा डबली बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और इसमें सिंगली बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसकी होती है 3.25, इसकी होती है 3.25, इसकी 3.5, इसकी होती है 3, इसकी होती है 2.75 sp2 कार्बन की, कार्बन sp2 हो तो, और कार्बन sp3 हो तो हमारे पास हम जानते हैं ये पॉलिंग स्केल पर 2.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम जानते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है तो वो ज़्यादा स्टेबल, तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव।
सर समझ नहीं आ रहा, पूरा टाइम वेस्ट है। अच्छा सर प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं हो रहे। ए मेरे दोस्त, अब ए हमारे पास या तो अनूप है या फिर अनिकेत है या फिर आदिल है या फिर हमारे पास और भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने प्री रिक्विजिट में यही चीज़, ये एग्जैक्टली सेम चीज़ जो है मैं इंडक्टिव इफेक्ट वाले पहले GOC 1 में भी बता के आया था, उसको जस्ट रिपीट किया है। इसका मतलब प्री रिक्विजिट है दोस्त, तो इसका मतलब ये आपको पहले से पढ़ के आना है। समझ में आ गया? ए मेरे दोस्त, ये अपन ने एग्जैक्टली GOC 1 में भी बताया था। इट इज़ जस्ट अ रिवीजन, मतलब रिवीजन में भी रिवीजन। समझ रहे हो? इसका मतलब प्री रिक्विजिट देख के आना हमारी ज़रूरत बन चुका है दोस्तों, है ना। अब कुछ अच्छे सवालों की ओर बढ़ते हैं। क्या तुम सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो? है ना। मैंने फिर से बता दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो आपको कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? -m -h -i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? +m +h +i। समझ में आ गया? ए यो, है ना। और हम ये भी जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, हम ये भी जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ka, हम ये भी जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk। ठीक है, तो ये हम जान चुके। अब पहला सवाल, और इसमें गहरी बात, अब इसमें मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि लेट्स से Ha है और अगर वो H+ और A- में टूटता है तो ये हमारे पास एसिड कहलाता है, और H+ देने के बाद जो ये स्पीशीज बनती है इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉन्जुगेट बेस। और हमेशा अगर मैं बात करूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ध्यान से देखना, रिश्ता जब भी निकालना होगा रिश्ता क्या कहलाता है, तो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो हमेशा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर के बीच में कितने H+ का डिफरेंस होगा, जल्दी बताओ। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में कितने 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 H+ का डिफरेंस होगा, जल्दी बोलो। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में कितने H+ का डिफरेंस होगा? हाउ टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? What would be the difference of between acid and conjugate base? How many H+ can be differ from conjugate acid and base? Yes, आंसर हमारे पास आ चुका है। SU का आंसर आ चुका है, क्या आंसर होगा? 1। हमारे पास हार्दिक का आंसर आ चुका है 1। PR ने अपना नाम नहीं बताया था इसलिए मुझे याद नहीं है, और SN मतलब स्नेहांजलि ने आंसर कर दिया 1। AS है हमारे पास, AS कौन था? AS है हमारे पास आशुतोष, उनका भी आंसर आ चुका है 1। हर्ष का आंसर आ चुका है, आर्यन का आंसर आ चुका है। ठीक है। तो सब लोगों ने जो है वो अच्छे से आंसर कर दिया है, तो मुझे समझ में आ चुका है कि आपको ये समझ में आ चुका है। वाह क्या बात है। अब अगला सवाल ट्रिपल ई में पूछा गया 2002 में, क्या ये सवाल आप आसानी से कर पाते हैं? सवाल यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज बेस? ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज बेस। ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन होता है? H+ देने वाला, जब भी देता है ना। दूसरा बेस कौन होता है? H+ लेने वाला। तो ऐसा कौन है जो H+ दे भी सकता है, ले भी सकता है? ओ हो हमारा जवाब, तो जल्दी से बता दीजिए, ऐसा कौन है जो H+ दे भी सकता, ले भी सकता? प्रैक्टिकल सवाल है, प्रैक्टिकल। अमोनिया, क्या अमोनिया ऐसा है? क्या HSO4 ऐसा है ना। तो हमारे पास BD कैसे हो सकता है? O-2 इज वेरी अनस्टेबल, बिकॉज एक नन्हे से ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज अच्छे नहीं लगते। तो सल्फर पर कैसे हो जाएगा? सल्फर पर ऐसे हो जाएगा क्योंकि सल्फर जो है रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस एक ऑक्सीजन पर हाफ चार्ज आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? D फॉर दिल्ली। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस निकालना हो तो आपको ये देख लेना है कि ऐसा देखना है जो H+ दे और ले भी सही। और अगर मान लो इसके जैसा कोई है तो ऑब्वियसली -2 तब झेल पाएगा जब रेजोनेंस हो रहा होगा। तो आंसर बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। अब अगला मुझे बता दो, ट्रिपल ई में पूछा हुआ एकदम सिंपल सा सवाल, हाइपोथेटिकल सवाल है। OH- का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैंने अभी बताया था तुमको, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में पूछ रहा है।
तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ ओ एच माइनस कौन है? कॉन्जुगेट बेस इसका पूछा है कि इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है, तो इसका मतलब ये हुआ एसिड, इसको एसिड मानना है अपन को। दोबारा सोचो, एसिड कौन होता है? जो H प्लस दे दे। समझो 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 समझो। MK, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें पूरे आंसर मिलते हैं। सोचो, व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH माइनस? सर अभी आपने बताया था कि OH माइनस H प्लस नहीं दे सकता। हाँ नहीं दे सकता, मगर वो पूछ ही रहा है कि अगर हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर दे दे तो उसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? OH माइनस O माइनस 2 में बदलेगा और साथ में हमारे पास H प्लस दे देगा। तो व्हाट वुड बी द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बीच में डिफरेंस एक H प्लस का होना चाहिए। जो लोग आंसर कर रहे हैं H2O, वो गलत सोच रहे हैं। OH माइनस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर। OH माइनस का कॉन्जुगेट बेस तो O माइनस 2 होगा। समझे हो कि नहीं ना समझे हो? ये रिश्ता क्या कहलाता है वो समझ में आ गया तुमको? बोलो 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 ना। बोलो 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 बोलो। ऋतुजीत, RU जो है वो हमारे पास ऋतुजीत है। तो जल्दी से मुझे बता दो, क्या हम सबको समझ में आ गया? हर्ष आंसर कर दिया है, AS, यस। SG ने हमारे पास आंसर कर दिया है। ठीक है SG, अपना नाम बताओ प्लीज। ठीक है चलो आगे चलते हैं। बस अगला सवाल है हमारे पास 2011 में आया हुआ ट्रिपल ई का सवाल। इसका मतलब ये सवाल अगर आप कर सकते हैं तो इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन है क्रिसॉल, कौन है फिनॉल। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो फिर सवालों का जवाब दे पाएंगे और ट्रिपल ई आपके लिए इजी होने वाला है। मगर उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए कि क्रिसॉल कौन है। इसका मतलब कॉमन नेमिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ रहे हो तुम? तो आपको पता होनी चाहिए। अक्षय का आंसर आ चुका है C ऑलरेडी। तो अक्षय का आंसर है C। DK, हमारे पास DK ने भी आंसर कर दिया है। DK मतलब निशा ने भी आंसर कर दिया है हमारे पास। HM, हार्दिक ने भी आंसर कर दिया है। HM मतलब हार्दिक होगा शायद। ऋतुजीत ने आंसर कर दिया है। BAS ने आंसर कर दिया है हमारे पास, आशुतोष ने। BSU ने आंसर कर दिया। B प्लीज़ अपना नाम लिखे ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ। दीपांशु ने आंसर कर दिया है। दीपांशु आंसर तो कर। R, ये कौन सा आंसर है? दीपांशु का आंसर है R। ये क्या होता है? D, अच्छा। सुचित ने आंसर कर दिया दिल्ली। चलो चेक कर लेते हैं। फिनोले हमारे पास ये क्रिसॉल के बारे में बात करें तो तुम जैसे ही अमेजोन अकेडमी आपने खोली होगी उसके बाजू में एक आपको क्रॉस प्लस का साइन दिख रहा होगा। वहां अगर आप जाओगे तो गूगल दिखेगा और गूगल पर अगर आप टाइप कर दोगे क्रिसॉल तो आपको पता चल जाएगा। ओहो, मतलब एक CS3 लग जाएगा, क्रिसॉल कहलाएगा। अगर इतनी सी चीटिंग आप कर लेते तो आज ये दिन ना देखने पड़ता दोस्तों। सर चीटिंग करना सिखा रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ये -M लगा रहा होगा NO2, ये -I क्योंकि मेटा पर हमने कहा मीजोमेरिक नहीं लगता है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन +H लगा रहा है। ये तो क्राइम है, पाप है दोस्तों, पाप है ये, पाप एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। तो पहला हो जाएगा ये, दूसरा हो जाएगा ये, बताइए तीसरा हो जाएगा ये, चौथा होगा ये। नर्क की आग में जलेगा ये। इतना घटिया एसिड है कि ये नर्क की आग में जलेगा। तो अब हमारे पास आंसर आ चुका है। इसका मतलब कौन सा है आंसर? D। पहले आएगा D, फिर आएगा C, फिर आएगा A और फिर आएगा B। किसने आंसर किया था B? कौन कौन है जिसने बॉम्बे आंसर किया? संजना ने आंसर किया है बॉम्बे, बिल्कुल सही। सबसे तेज जवाब किसने दिया? बॉम्बे। सबसे पहले किसने दिया था? मैंने देखा नहीं यार, इस मैंने मिस किया। पर गलत हुआ। ये जो ईमानदारी का लेवल है ना भाई साहब, यही चाहिए मेरे को, ये ईमानदारी का लेवल। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। कोई बात नहीं, जेई का सवाल है। अरे वाह सर, जेई का इतने आसान आसान सवाल आते क्या? हाँ, तो इसमें से मुझे बताओ कि नर्क की आग में कौन सा एसिड जलेगा। फिर अपन सवाल करेंगे, पहले बताओ नर्क की आग में कौन जलेगा।
नर्क की आग में कौन सा एसिड जलेगा, कौन सा कंपाउंड नर्क की आग में जलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ की नज़र में? नर्क की आग में वो जलता है जो लीस्ट एसिडिक होता है। तो सबसे पहले मुझे बता दो कि लीस्ट एसिडिक कौन है वो जो नर्क की आग में जलेगा। इसमें नर्क की आग में जलने वाला हमारे पास यही है बेचारा। क्यों? ये बेचारा +H लेके बैठा है, मतलब सत्यानाश। यही है नर्क की आग में जलने वाला। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि चौथे नंबर पर है। ओए होए, सिर्फ इतना पता चल गया। तो क्या हम सवालों का जवाब दे सकते हैं क्या इतने से देने से? अभी भी गलत करोगे तुम। अब मैंने तुम्हें ये तो बता दिया, क्या ये है क्या नर्क की आग में जलने वाला? मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ। मैं तुम्हें फिर से कंफ्यूज करता हूँ, क्या नर्क की आग में ये जलेगा या फिर नर्क की आग में ये जलेगा? कौन है ए और बी में से? ए और बी नहीं देता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी आंसर मत करो, पी करता हूँ मैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। पी क्यू। तो पी और क्यू में है जो नर्क की आग में जलेगा। फिर से सोचना, अभी कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ये कितना ही बुरा है? क्या मैं इतना बुरा हूं? ये कितना ही बुरा है मगर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो तुम? एसिड है भाई। और ये बेचारा फिनॉल है। ये अल्कोहल जैसा प्राणी है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, समझ रहे हो? तो ये कितना ही गिरा दे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस है कॉन्जुगेट बेस में, जो कि फिनॉल में इक्विलेट रेजोनेंस कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब नर्क की आग में जो है वो क्यों जलेगा? बिल्कुल क्यों जलेगा, नहीं क्यों जलेगा, यस। ये नर्क की आग में जलेगा, इसका मतलब ये सबसे लास्ट में होना चाहिए। और सबसे लास्ट में होने का ऑप्शन है ए और ऑप्शन है डी। अब इसमें सबसे अव्वल दर्जे पर स्वर्ग जो भुगतेगा वो कौन होगा? सेकंड। क्योंकि Cl का क्या आता है? -I। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये है क्या? नहीं नहीं नहीं, गलत। ये कैसे हो जाएगा? सबसे नंबर 1 तो होगा हमारे पास ये वाला नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये होने वाला है नंबर 4। तो ऐसा कौन सा आंसर है, जल्दी बता दो। क्या वो बी है? क्या वो सी है? जल्दी बताओ। जिसमें ऐसा कुछ दे रखा हो, सबसे पहले थर्ड दे रखा हो, फिर उसके बाद फोर्थ दे रखा हो, फिर उसके बाद सेकंड दे रखा हो और कौन सा फर्स्ट दे रखा हो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें थर्ड सबसे पहले, फोर्थ उसके बाद, फिर सेकंड उसके बाद और फर्स्ट पहले दे रखा है? तो वो ए ही तो है सर। यही तो है। आप इसी पर तो आप टिक लगाए जा रहे हो और पूछ रहे हो। तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया। मैं तुमको बता दूं हेलोजन्स के लिए, अब ये खास मैं तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ, मतलब ये बहुत खास बात है दोस्तों। खास बात यह है कि हेलोजन्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो हेलोजन्स के लिए -I ज़्यादा पावरफुल होता है रेजोनेंस इफेक्ट से। समझ में आ गया? ये तुमको पता ही है, ये तो तुमको पता है, ये तो चलेगा। मगर ये तुमको पता नहीं है कि अगर जैसे मीजोमेरिक इफेक्ट, इन दोनों में से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा पर जो नेट विड्रॉइंग इफेक्ट हेलोजन के लिए आता है वो आता है हमारे पास ऑर्थो और पैरा पर Cl Br एंड देन F=I। और मेटा पोजीशन पर जो जो आता है वो सिर्फ इंडक्टिव की वजह से आएगा, क्योंकि वहाँ तो मीजोमेरिक इफेक्ट लगता नहीं। FCl Bri प्योरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। बहुत ही भयानक बात है, कतई जहर, कतई जहर बात बोल रहा हूँ दोस्तों मैं। तो ऑर्थो पैरा पर अगर हेलोजन लगे हैं तो ये विड्रॉइंग नेट विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा Cl का होता है, और मेटा पर सबसे ज़्यादा नेट विड्रॉइंग इफेक्ट फ्लोरीन का होता है। समझ में आ गया तुमको? बहुत गहरी बात है, कतई जहर बात बोल रहा हूँ। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक? एसिडिक है, इसका मतलब हमको क्या करना है? हमारे पास ब्रह्मास्त्र है एसिड निकालने के लिए। H+ भगाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, और कॉन्जुगेट बेस की क्या कर लो? स्टेबिलिटी चेक कर लो। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे तगड़ा एसिड होगा। तो अब मैं देख रहा हूँ कि कौन चैट बॉक्स में सबसे तेज जवाब देता है। जो देगा सबसे तेज जवाब उसको मैं देने वाला हूँ शाउट आउट और तालियां। जल्दी से बता दो मुझे इन सब में से सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? एसिड का मतलब है H+ हटाओ, नेगेटिव चार्ज बनाओ और उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। RS का आंसर आ चुका है। जॉय जॉय जॉय
आर एस का मतलब जय है, जय का आंसर है बॉम्बे, और हार्दिक का आंसर है बॉम्बे। और एच एम कौन था यार, मैं नाम ही भूल गया, एच एम हर्ष। हाँ, हर्ष का आंसर है बॉम्बे, हर्ष का आंसर है दिल्ली। वाई बी कौन था? वाई बी हमारे पास नए हैं, इनका नाम हमको नहीं मालूम है। और लोकेंद्र आंसर है बॉम्बे। आयुष्मान का आंसर आ चुका है बॉम्बे। इसका मतलब मैक्सिमम लोग बॉम्बे बोल रहे हैं, तो फिर क्या हम बी को लॉक कर दें? एम के, एम के, एम के, एम के अपना नाम लिखो पूरा। हेलो भाई, हेलो भाई, क्या हाल है? सर शाउट आउट, किसने दिया था सबसे पहले जवाब? ये देखना पड़ेगा। बॉम्बे सबसे पहले किसने दिया था? सबसे तेज जवाब जो दिया है वो है जय ने। जय, जय के लिए तालियां भाई, बहुत बढ़िया जय। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बस करना क्या होगा, यहाँ से आप एच निकालें या नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये एंटी एरोमेटिक बनेगा, यहाँ से आप एच निकालें या नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये बनेगा नॉन एरोमेटिक है। नॉन क्यों सर, एंटी बनना चाहिए ना। हाँ हाँ, इस जीओसी में जाके पढ़ के आओ। 7 और 8 मेंबर रिंग विद 4n π इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर है तो इट हैज़ टू बिहेव, इसको बिहेव करना, इट शुड बिहेव एंटी एरोमेटिक, बट इट बिहेव एक्चुअली नॉन एरोमेटिक ड्यू टू स्ट्रेन। अब यहाँ से आप एच हटा दोगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, दिस नेगेटिव चार्ज विल मेक दिस रिंग एरोमेटिक, एरोमेटिक हो जाने की वजह से ऐसा हो रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ एरोमेटिसिटी है, तो हम कह रहे हैं कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, नॉन सॉरी एरोमेटिक। और एसिड कैसा था, नॉन एरोमेटिक। तो एसिड हमारा नॉन एरोमेटिक था, और उससे कॉन्जुगेट बेस क्या बन गया, एरोमेटिक। ओ हो, गजब, गजबे हो गया। सर स्कूल एग्जाम्स का क्या करें ये बताइए। इसके लिए जो है वो, सुनो मेरी बात, इसके लिए जो है वो आने वाले हैं ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे लिए, उसके लिए वायरल वीडियोस आने वाले हैं, वो आपको जरूर देखना चाहिए, है ना, मास्टर क्लास में। तो ये सारी चीज़ें, इन सवालों का हल तुम्हें वहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं। तो अमंग दी फॉलोइंग एसिड्स हैज लोवेस्ट पीके, जल्दी से बता दो फिर अपन आगे चलेंगे। सबसे कम किस में है, निंजा ट्रिक। लोवेस्ट पीके, फिर से बता देता हूँ निंजा ट्रिक क्या है। लोवेस्ट पीके मतलब हम यहाँ लिख देंगे हाईएस्ट के ए, हाईएस्ट के ए मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे ज़्यादा, तो इसका मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा, एस प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा वाला पूछ रहा है। तो हर्ष का आंसर आ चुका है सी, ए के का आंसर आ चुका है सी, प्लीज़ अपना नाम लिखें। आर एस का आंसर आ चुका है सी। बाकी सब तो प्लस आई दे रहे हैं, प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, और इसमें प्लस आई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब मैं तुमको इसके बाद एक ट्रिक देने वाला हूँ बहुत बढ़िया, है ना, यहाँ पर ध्यान से देखना। इस पूरी ट्रिक को आप याद ही कर लेना तो तुम्हारा भला हो जाएगा। देखना जा, यहाँ पर हम ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पर हम ले लेते हैं C6H5C डबल बॉन्ड OH। ये एक्सक्लूसिव मेरी ट्रिक है दोस्तों, आज जो वायरल हो रही है। यहाँ ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर हम ले लें H2CO3, यहाँ पर हम ले लें फिनॉल, यहाँ पर हम लेंगे CH3OH, यहाँ पर हम लेंगे वाटर, और यहाँ लेंगे अपन जय का फेवरेट C2H5OH। ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। इसके बीच में भी अपन बहुत सारी चीज़ें खेलेंगे, मगर सिर्फ अभी इसकी बात कर लें तो ये है फॉर्मिक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड, ये है एसिटिक एसिड, ये है कार्बोनिक एसिड, और ये है हमारे पास फिनॉल, ये है हमारे पास मीथेनॉल, ये है हमारे पास वाटर, और ये है हमारे पास इथेनॉल। तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमेशा ये याद रखेंगे, FBS CPMV, FBS CPMV। सर ये क्या बात हुई, इसको कैसे याद रखें FBS CPMV, आपको तो रटा हुआ है, क्योंकि इसके लिए आपको बचपन से पैसे मिलते आ रहे हैं, मगर हमको कैसे याद होगा। दोस्तों RS, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा नाम रोशन करो, जहां भी जाओ वहां चमत्कार करो, और आशुतोष गौतम का नाम रोशन करो। सीके कोई RS से सीके, ठीक है, बस। तो इसको याद रखने की निंजा टेक्निक क्या है दोस्तों, किस किस ने मुझे बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दो मेरे को, किस किस ने
बचपन से देखा ही होगा यार, जिसने नहीं देखा उसने भी झेला होगा। किसने CID देखा है? जल्दी से बोलो, जल्दी से, फिर एक ट्रिक याद हो जाएगी। अपन को 2 सेकंड लगेंगे इस पूरी ट्रिक को याद करने में, जल्दी बताओ। और इस पर कितने, इसमें हजारों सवाल सॉल्व हो सकते हैं इस अकेली ट्रिक पर। हजारों सवाल, कैसे मैं आगे बताऊंगा तुमको। हजारों सवाल बोल रहा हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ के। इवन एसिड बेस फिजिबिलिटी रिएक्शंस के सवाल भी इसी पर डिपेंडेंट होते हैं। तो CID किसने देखा है, किसने झेला है? हाँ ठीक है। तो उसमें मुझे बताओ, जो सबसे ज्यादा ज्यादा ओहदे वाला व्यक्ति है उसका नाम क्या है? जो ऐसे ऐसे करता है उसका नाम क्या है? वो ACP कौन था? फिर हमको ये ट्रिक याद हो जाएगी। वाह वाह बेटा, तुम लोग मतलब मेरे नोट्स कहाँ कहाँ से खंगाल खंगाल के पढ़ के आए हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? ACP प्रद्युमन। तो हम इसको ट्रिक को याद कर लेंगे। फिर बोला ACP प्रद्युमन, ACP प्रद्युमन। मुजरिम ने पानी मिलाया शराब में, मुजरिम ने पानी मिलाया है शराब में, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो फिर बोला ACP प्रद्युमन, मुजरिम ने पानी मिलाया है शराब में। तो अगर आपको ये ट्रिक याद करनी है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल इस पर सॉल्व हो सकते हैं सीधे सीधे। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो, अब कंफ्यूज हो सकते हो और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और आपको नाम लिख के देगा, स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा। यह है फिनॉल, मगर इसको लिख के देगा वो कार्बोलिक एसिड। समझ रहे हो तुम? तुम्हें लगेगा अरे यार तो मिसप्रिंट हो रहा है, लग रहा है कार्बोनिक कहना चाह रहा है वो। नहीं, कार्बोलिक बोलते हैं फिनॉल को। तो तुम समझना इस बात को, इन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता रहता है, H2CO3 और फिनॉल के बीच में। तो H2CO3 ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू फिनॉल। मगर 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 कहानी बदल जाती है दोस्तों, कहानी बदल जाती है अगर मैं इस पर नाइट्रो ग्रुप लगा दूँ। तो हमारे पास अगर मान लो ये OH है और इस पर मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, एक और NO2 ग्रुप लगा दिया, एक और NO2 ग्रुप लगा दिया, 3 3 -M, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक OH ग्रुप लगा दिया, यहाँ NO2 ग्रुप लगा दिया, यहाँ NO2 ग्रुप लगा दिया, तो फिर ये यहाँ आ जाएगा। और फिर एक और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर OH और ये NO2, तो ये जो पैरा वाला है दैट इज़ इक्विवेलेंटली, मतलब लगभग सेम एसिडिक स्ट्रेंथ होती है H2CO3 से। और H2CO3 फिर ज़्यादा एसिडिक हो जाता है अगर OH को आप कहीं और लगा दिए। तो लेट्स से NO2 आपने ऑर्थो पर लगा दिया, या फिर NO2 आपने यहाँ पर लगा दिया, मेटा पर लगा दिया। समझ में आ गया तुमको? तो कहने का मतलब H2CO3 से फिनॉल कम एसिडिक है, मगर फिनॉल पर अगर मैंने NO2 पैरा पर लगाया, या ऑर्थो पैरा दोनों पर लगाया, या ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पर लगाया, तो H2CO3 से फिनॉल ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। हाँ, अगर मान लो मैंने NO2 ऑर्थो या पैरा मेटा पर लगाया तो वो अभी भी H2CO3 से कम एसिडिक होगा। ये बहुत गहरा सवाल है, इससे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस सॉल्व हो जाता है दोस्तों। क्लियर है? सर आपने एक बार और बताया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये है हमारे पास ACP प्रद्युमन वाला सवाल। तो इसका मतलब आप पहले से सॉल्व करते आ रहे हो। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है दोस्तों। इससे बहुत 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 सारे सवाल जो अपन आगे भी करने वाले हैं, अभी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के सवाल करने वाले हैं, वो भी जो है एकदम झटके से सॉल्व हो जाएंगे फटाक से। समझ रहे हो तुम? है ना? क्लियर हो गया ना? अब अपन बात कर लेते हैं, ये सवाल हो गया तो अब अपन आगे चलते हैं। और जल्दी से मुझे बता दो कि इसमें से पिक्रिक एसिड कौन है। यहीं पर एक पिक्रिक एसिड भी बना हुआ है, मगर मैं चाहता हूं कि ये कम से कम तुम्हें याद हो। पिक्रिक एसिड कौन है? पिक्रिक बहुत ही अच्छा एसिड है दोस्तों। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक। ये EEE में 2002 में सीधे सवाल पूछा गया है, पिक्रिक एसिड कौन है। हमारे पास आंसर आ चुका है, वो उसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल। तो इसमें से कौन है वो? कौन है वो? सबका आंसर आ चुका है C। इतना भी C ना लिखो दोस्तों कि मुझे के अलावा कुछ और दिखे ही नहीं। तो आंसर आ चुका है हमारे पास C। चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड। इसमें से वीकेस्ट एसिड कौन सा है? वीकेस्ट एसिड कौन सा है? आयुष्मान का आंसर आ चुका है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड। बहुत बढ़िया सवाल का जवाब दिया तुमने सर। वाई डेल्टा टेम्परेचर नॉट जीरो ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है इसलिए, और ये फिजिकल की क्लास नहीं है इसलिए। वीकेस्ट एसिड की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हो यार। यहाँ पर हमारे पास OH लगा हुआ है और वो +M देगा। +M एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्राइम है। यहाँ भी हमारे पास +M दे रहा है, और समझ में आया तुमको। और यहाँ पर हमारे पास ये -I देगा, मगर यहाँ हमारे पास जो है +M हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से कॉन्जुगेट बेस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाता है। ये तो और एसिडिक स्ट्रेंथ को पक्का कर देता है। C++O ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो इसके साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो इसमें आंसर आता है हमारे पास, ये तो सबसे तगड़ा वाला है, दिस इज़ वेरी तगड़ा। ये नंबर 1 होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइजेशन। दूसरा ये। अब तीसरा हमारे पास ये होता है, और ये चौथा जो होता है बहुत ही घटिया होता है। तो इसलिए RS ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। सबसे पहले RS ने दिया था कि आंसर क्या होने वाला है, बॉम्बे, क्योंकि यहाँ +M आएगा। और यहाँ भी +M तो था सर, मगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको ओवर पावर कर लेता है इस जगह। याद रखना, अभी ये सवाल फिर पूछने वाला हूँ तुमसे, है ना। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B फॉर बॉम्बे, क्योंकि +M एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। तो डी वाले में ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट के लिए बल्कि ग्रुप चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ है, OH बल्कि नहीं है। कंसिडर द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी बताओ, पैरा पोजीशन पर NO2 लगा है, मेटा पर NO2, ऑर्थो पर NO2, और कुछ ना लगा है। NO2 जो है वो -M लगाता है, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छी बात है, मगर ऑर्थो और पैरा पर ही लगाता है। समझ रहे हो तुम। ये सवाल में हमारे पास सवाल है कि ये करके दिखाओ, पहले ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, पहले ये करके दिखाओ। NO2 कहाँ पर लगा दिया मैंने, ऑर्थो पर। एक बार इसको मेटा पर लगा देते हैं, एक बार इसको पैरा पर लगा देते हैं, और एक बार कछु ना लगाते हैं। तो इन चारों में सबसे बढ़िया कौन सा हो जाता है। इसमें ऑर्थो इफेक्ट भी है, जिसको सर इफेक्ट बोलते हैं, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अगर किसी को नहीं आता है तो ऑर्थो इफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। कैसे, क्या, क्यों, अगर आपको ये नहीं आता है तो अभी हम थोड़ी सी देर में इसको बता के क्लियर कर देंगे आपको। सबसे तगड़ा होता है सर इफेक्ट दोस्तों। सर का इफेक्ट तगड़ा न हो तो फिर क्या जीवन है। नाम ही बनाने वाले ने उसको सर इफेक्ट कहा है। सबसे तगड़ा हमारे पास कौन सा हो जाने वाला है, सबसे पहले सेकंड वाला, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 1, फिर ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 2, फिर ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 3। किस किसने सही जवाब दिया। आयुष्मान का आंसर आ चुका है बॉम्बे, सही बात है सर। और ये आ गया हमारे पास चौथा। तो इसका मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें कि सेकंड सबसे पहले दे रखा हो, फिर उसके बाद थर्ड दे रखा हो। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है तुम पहचानो जिसमें सेकंड सबसे पहले दे रखा हो, फिर उसके बाद थर्ड दे रखा हो, फिर उसके बाद फोर्थ दे रखा हो, फिर उसके बाद फर्स्ट दे रखा हो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आंसर करता D फॉर दिल्ली। समझ रहे हो तुम। तो मेरे दोस्तों आंसर आ चुका है दिल्ली, और इसमें हम थोड़ा सा ऑर्थो इफेक्ट का चर्चा कर चुके हैं, है ना। लोवेस्ट पीके, ये तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, इसके बारे में ये तो कर लिया अपन ने। अब ये है दोस्तों, ये सवाल मैं करके दिखाता हूँ तुमको। अभी अपन ने ताज़ा किया था, मगर ये दोनों ऑप्शन मैंने इसलिए लिए हैं फिर से, ताकि हम रिलेट कर पाएँ कि कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओवर पावर करता है और कब नहीं करता है। अब ध्यान से सुनना, जो भी इनमें कन्फ्यूज़न रखता है ना। तो ये सवाल हमारा भाई करेगा, तो इसमें देख लेते हैं कि क्या है। देखना जब बहुत ही अच्छा है, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है दोस्त HM। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास कॉन्जुगेट H+ लगाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। तो यहाँ पर हमारे पास ये H+ लगाया, कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। यहाँ पर हमारे पास इसके पास 2 H थे, तो ये कार्बोक्सिलिक वाला ज़्यादा होगा, है ना। तो और यहाँ हमारे पास क्या लगने वाला है, -I। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ये होती है। अगले वाले में ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमारे पास 2 H थे, एक H+ निकला और दूसरा कॉन्जुगेट बेस बनाकर उसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो H निकल सकता है ना, वो सिर्फ एक ही है, ये वाला, ये वाला। तो होता क्या है, इसके पास ऑप्शन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिफोर एंड आफ्टर दोनों कर सकता है। तो वो H+ निकाल के जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है उससे और बढ़िया नेगेटिव चार्ज होने की वजह से
ये लोन पेयर और एच के बीच में अट्रैक्शन और ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन ही नहीं है। जब इसके बाद ऑप्शन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये करेगा। तो ये कहता है देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बाद में नहीं कर सकता H प्लस देने के बाद, तो फिर मैं पहले करूँगा यार, मेरे पास तुम्हारी तरह ऑप्शन नहीं है, तो मैं तो पहले कर लूँगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने पहले कर ली तो अब तुम लेके दम है तो इस H प्लस को निकाल के दिखाओ, क्योंकि मैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले कर चुका। इसके पास दो ऑप्शन थे, या तो पहले कर ले तो सिर्फ ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ होता, मगर अगर ये H प्लस दे के करे तो हमारे पास रिलेटिवली ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो कि H प्लस को अट्रैक्ट कर सकती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो पहले वाले के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के दो स्कोप थे, बिफोर एंड आफ्टर, तो इसने आफ्टर चूज किया, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज किया, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छा साबित हुआ। यहाँ पर क्योंकि इसके बाद ऑप्शन नहीं था, एक ही H था, और ऐसा तो नहीं H प्लस निकलने के बाद कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा नहीं, तो ये पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है और इससे H प्लस का निकलना और मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ H प्लस का निकलना, यहाँ H प्लस के निकलने को फेवर कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ H प्लस के निकलने को फेवर नहीं कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा उल्टा। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। सर लैपटॉप की बैटरी गई सर, तो लैपटॉप का चार्जर भी तो होता है दोस्त घर में, तो लगाओ यार, एक पतली पिन वाला चार्जर होता है। TH दिस इज इंग्लिश, इंग्लिश के लिए अलग से बैच आता है यार, है ना, अलग से बैच आएगा उसके लिए, इंग्लिश के लिए, प्योर इंग्लिश के लिए। तो ये तो दिस इज इंग्लिश बैच, तो यहाँ पर हम इंग्लिश बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल इज यलगार, एक कहानी है जो तुमको सुनानी है, तो इसलिए इस सवाल का नाम दिया है मैंने यलगार। तो इस सवाल के पीछे कहानी है, कहानी ये है, कहानी है हेलोजन की। हेलोजन एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एटम जो जहां भी आएगा ना अनयूजुअल करता है, यूजुअल से डिफरेंट करता है। समझ में आ गया? लेट्स से यहाँ अगर मैं देखूँ तो Cl और C डबल बॉन्ड OH के बीच में होता है SiR, है ना, और अगर वो मेटा पोजीशन पर है तो -I लगा रहा होगा, और पैरा पोजीशन पर है तो भी -I वुड बी मोर पावरफुल देन +M। तो इसका मतलब अगर हेलोजन आता है तो आप इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर करेंगे सिर्फ, SiR छूट जाए तो यहाँ पर हमारे पास SiR है जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कैसे, अभी थोड़ी देर में बता देंगे अगर आपको नहीं आता है तो, है ना। तो SiR जो है वो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कैसे, बस इस क्वेश्चन के बाद अपन डिस्कस कर सकते हैं वो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो -I कहाँ बेटर होगा, मेटा पर या पैरा पर। मेटा पर रिलेटिवली वो पास पर है, पास है कार्बोक्सिलिक एसिड के, और ये दूर है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। तो नंबर 1 हो जाएगा ये, नंबर 2 हो जाएगा सॉरी ये, और नंबर 3 हो जाएगा हमारे पास 3। जब भी हेलोजन आएगा ना तो आपको सिर्फ इंडक्टिव से आंसर करना है, सिर्फ इंडक्टिव से आंसर करना है, सिर्फ इंडक्टिव। मगर ऑर्थो और पैरा पर आपका जो नेट इफेक्ट होता है ClBr F इक्वल्स टू I होता है, मैं पहले भी बता चुका। और मेटा पर हमारे पास क्योंकि मीजोमेरिक लगता नहीं तो सिर्फ इंडक्टिव से आंसर कर देंगे, तो ClBr F इक्वल्स टू, याद रखना, नेट विड्रॉइंग। अब ये सवाल जो है ना वो अच्छे अच्छे गलत करके आते हैं, पता नहीं क्यों। जल्दी से मुझको बताओ कि इसका ऑर्डर क्या होने वाला है। लेट्स अब A है ये हमारे पास, ये B है और ये C है। देखते हैं कितने लोग जो है वो समझ में आता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो जय। सेकंड में मुझे बताओ कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ABC, जल्दी बताओ। अगर ये आ गया आपको, इसका मतलब कि आप GOC जो है वो आपका पक्का हो चुका है, और अब आपको परेशानी की कोई ज़रूरत, परेशानी नहीं होने वाली है। तो यलगार सवाल था दोस्तों, ये कहानी आपको सुनानी थी। आंसर आ चुका है हमारे पास, IJ का आंसर आ चुका है, कैब सबसे पहले C, फिर A, फिर B, और SU का आंसर आ चुका है ABC। ठीक है, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहीं पर आंसर भी लिखा हुआ है दोस्तों, अगर आप रिलेट कर पाए तो यहाँ मैंने आंसर भी लिखा हुआ है, नेट विड्रॉइंग इफेक्ट का। बस पोजीशन पहचानिए कि कहाँ लगाया, ऑर्थो पैरा पर या मेटा पर। तो अगर आप ये आंसर भी लिख दिया है मैंने, तो भी आप आंसर कर सकते हैं मेरे दोस्तों। यलगार सा ताकत दिखाओ, ताकत। SU का आंसर आ चुका है ABC, आयुष्मान का आंसर आ चुका है कैब, कैब कैब ABC। दोस्तों मैंने बताया अभी तुमको, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ऑर्थो और पैरा पर अगर मान लो हेलोजन लगा हो तो नेट विड्रॉइंग इफेक्ट Cl का सबसे ज़्यादा होता है, देन Br देन I। समझ में आ गया? ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि इंडक्टिव के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा विड्रॉ करता है -I। अगर मैं -I देखूँ या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूँ तो सबसे ज़्यादा विड्रॉ कौन करता है? फ्लोरीन। और +M का मतलब होता है डोनेशन।
डोनेशन भी ये सबसे तगड़ा करता है क्योंकि ये 2p बॉन्ड बनाएगा रेजोनेंस करके, और ये 2p3p है 2p4p, मतलब ये लेता भी बहुत तगड़ा है -i से और देता भी +m से तगड़ा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और कहीं ना कहीं ये पीछे चले जाता है। ये है इसका रियल आंसर। तो आंसर क्या होने वाला है हमारे पास, CPA, Cl, Pr और F = I, ये वाला ऑर्थोपैरा पर। ये गहरी बात है दोस्तों, ये गहरी गहरी बातें मैं तुमको बता रहा हूँ, समझ में आ गया। अब अपन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, और उसके बाद सवाल ही सवाल आएंगे, जल्दी से बताओ। ये सवाल भी तुम्हारा भाई करेगा। तो अब देखो जरा, मैं तुमको ये बता देता हूँ इसमें हम गलत करने की निंजा टेक्निक क्या है। सबसे पहले मैं तुमको बताता हूँ गलत करने की निंजा टेक्निक। गलत करने की निंजा टेक्निक, ये क्या बात हुई सर? हाँ, हम बहुत ही शानदार बच्चे हैं। हम जो है कोई भी सवाल हमको दे दिया जाए उसको गलत करने की निंजा टेक्निक अपने पास होती है ना। पहले हम उसको गलत करते हैं, फिर खुद को एक्सप्लेन करते हैं कि अरे वाह कितना सही गलत किया है अपन ने, कितना सही गलत किया है। ओके, तो सही गलत करने की निंजा टेक्निक। अच्छा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है सर। इसमें हमारे पास जो है इसका +i लग जाएगा क्योंकि आपने कहा था ऑर्थो और पैरा पर +i लगता है, ठीक है। अच्छा, इसमें तो +h भी लग जाएगा क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर आपने कहा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन लग जाता है, ओके ठीक है। तो अगर +h लग गया इसमें तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। किंतु ऐसा नहीं होता, यह गलत करने की निंजा टेक्निक। हम जानेंगे कि इसमें हमारे पास ऑर्डर जो है वो ये होता है, और कारण जो होता है दोस्तों वो होता है सर इफेक्ट स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसीलिए मैंने बोला ये सवाल तुम्हारा भाई लगाएगा, तो बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। अगले पेज पर मैं बता रहा हूँ ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। तो नाउ व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है हमारे पास स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब इसी में मैं तुमको समझाता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये एसिड में क्यों होता है, क्यों किसी को। तो समझना इस बात को, और अगर समझ में आ जाए तो जल्दी से चैट बॉक्स पे थैंक यू लिख देना। यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया। अब देखो होता क्या है, समझना इस बात को। SIR इफेक्ट का मतलब है स्टेरिक, मतलब भीड़ भाड़, क्राउडिंग। स्टेरिक का मतलब है क्राउडिंग। क्राउडिंग की वजह से इनिबिशन का मतलब होता है रुक जाना। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के रुक जाना, किसका, रेजोनेंस का। तो दोस्तों मैं तुमको बता दूं कि सबसे तगड़ा इफेक्ट जो होता है ना वो यही होता है, रेजोनेंस को भी रोक दे। वो कौन है, साइज। साइज की वजह से, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से रेजोनेंस भी नहीं होता। समझ रहे हो तुम। अब यहाँ होता क्या है जरा समझना। स्टेरिक इनिबिशन सिर्फ लगता है sp2 बल्कि ग्रुप्स पर, सिर्फ लगता है, याद करना है, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। लगता है sp2 बल्कि ग्रुप्स पर, और लगाता कौन है, sp2 sp3 कोई भी बल्कि ग्रुप लगा सकता है। लगता किस पर है, लगता sp2 पर है, लगा कोई भी सकता है बल्कि ग्रुप। समझ में आ गया। तो आपको ऑब्जर्व sp2 पर होगा, लगा कोई भी सकता है। लेट्स से एन एग्जांपल, जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ तो ये कैसा है sp2, और ये बल्कि ग्रुप कैसा है sp3। अब क्या होता है ऑर्थो पोजीशन पर, जब दो बल्कि ग्रुप आजू बाजू आ जाते हैं तो sp2 पर असर पड़ता है। लेट्स से ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O OH है, और ये बेंजीन रिंग है ना। अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर बल्कि ग्रुप निकल के आ जाएगा, ये बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप आएगा तो इसको और इसके बीच में क्या आएगा, स्टेरिक रिपल्शन। तो अब ध्यान से सुनना, इस स्टेरिक रिपल्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो ये लेट्स से ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारे पास CH3 है, ये CH3 है। तो अब CH3 और इसके बीच में रिपल्शन को कम करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, ऐसे घूम जाऊंगा तो अभी जो डिस्टेंस है वो इतनी है, कम हो गई, सॉरी बढ़ गई। और अगर ऐसे प्लेन में रहता तो डिस्टेंस क्या होती, कम होती, तो स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा होता। तो इसका मतलब जो CH3 है वो sp3 या sp2 कोई भी हो, ऑर्थो पोजीशन पर होगा, तो ये जो sp2 ग्रुप है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग हो जाता है। ये बेंजीन रिंग का प्लेन, ये sp2 है ना, और ये हमारे पास CH3। तो ये बेंजीन है, और ये हमारे पास sp2 ग्रुप है, और ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो जैसे मिथाइल ग्रुप में ऑर्थो पोजीशन पर लगाता हूँ, ये जो हमारे पास इनके बीच में रिपल्शन है वो कम करने के लिए ये बॉन्ड घूम जाता है। तो अब बेंजीन तो रह गया इसी प्लेन में, और कार्बोक्सिलिक एसिड घूम गया, इसका मतलब इसके पी ऑर्बिटल
और बेंजीन के पी ऑर्बिटल अब हो गए परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल एक दूसरे से रेजोनेंस नहीं करते। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजीन सेम प्लेन में थे, जब CH3 नहीं था तो बढ़िया रेजोनेंस हो रहा था बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेंजीन। अब जैसे मैं यहाँ पर CH3 ग्रुप लगाया, वैसे इसके और इसके बीच में स्टेरिक रिपल्शन चालू हो गया, और ये क्या करेगा, जैसे मैं इधर लगाऊंगा ये घूम जाएगा। घूमने से क्या हो गया कि अभी जब ये नहीं घुमा था तो डिस्टेंस कम थी, अब जैसे घूम गया तो डिस्टेंस क्या हो गई, ज़्यादा, और डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो स्टेरिक रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब अब कहने की बात क्या है कि अगर मान लो दो बल्कि ग्रुप आजू बाजू हो, अगर दो बल्कि ग्रुप आजू बाजू हो और आउट ऑफ टू वन मस्ट बी sp2, so that sp2 become out of the plane of the benzene ring, है ना, समझ में आ गया। लेट्स से भी बेंजीन रिंग है और यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होता है, ये रिपल्शन। नाउ दिस इज sp2 एंड दिस इज sp3। sp3 है, ये sp2 है, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस कर रहा होगा बेंजीन के साथ जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग होगा, इनके बीच में ये जो रेजोनेंस हो रहा था यहाँ पर, ये रेजोनेंस क्या हो जाएगा, खत्म। अब इस रेजोनेंस के खत्म हो जाने से जो भी बाकी चीजें होनी है वो होगी। अगर मान लो मैं कह दूं कि यहाँ बेंजीन के साथ जो रेजोनेंस है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो खत्म हो गया है या कम हो गया है, तो अब होगा क्या कि बेंजीन का जो प्लस एम इफेक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर नहीं लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पर नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या हो गया, प्लस एम। वैसे भी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छी बात नहीं है, तो इसका मतलब आउट ऑफ द प्लेन हो जाने की वजह से बेंजीन का प्लस एम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ खत्म, या बेंजीन का रेजोनेंस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ खत्म, क्योंकि अब उन दोनों के पी ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो चुके हैं और परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई। तो इसका मतलब बेंजीन का प्लस एम खत्म हो जाने की वजह से जो इसको डीस्टेबलाइज कर रहा था एज एन एसिड, वो अब क्या हो गया, खत्म। तो प्लस एम एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छी बात थी भी नहीं, यहाँ पर प्लस एम चल ही रहा है, तो प्लस एम जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को यहाँ पर कम कर रहा है, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, अगर ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है ना। ये इट इज़ जस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ नो रेजोनेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद बेंजीन। अगर इसके अलावा कुछ और भी पूछा जाए तो भी तुम आंसर कर सकते हो। लेट्स से एन एग्जाम्पल, मैं तुमसे ये पूछूँ अब कि अगर इस सवाल का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने ले लिया और यहाँ पर मैंने लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ NO2। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ A एंड B, ना A और B। तो SIR का इफेक्ट नॉट ओनली एसिडिक स्ट्रेंथ पर पड़ेगा जबकि इसकी बॉन्ड लेंथ पर भी पड़ेगा, क्योंकि रेजोनेंस और नो रेजोनेंस वाली सिचुएशन बन रही है। तो मुझे बताओ कि यहाँ अगर मैं बात करूँ बॉन्ड लेंथ A और बॉन्ड लेंथ B की, तो कौन सी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज या थीटा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हम जानते हैं। और बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चलो इसके बारे में अपन इधर अलग से लिख देते हैं। पहले अपन बॉन्ड लेंथ आंसर कर लेते हैं, फिर अपन यहाँ लिख देंगे बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। पहले तो ये बात कर, जल्दी से बता दो मुझे। नो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बी इज बिगर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंस ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है SIR, और SIR है तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक का बेंजीन के साथ रेजोनेंस खत्म। रेजोनेंस खत्म मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड रहने वाला है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेंगे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर क्योंकि रेजोनेंस जारी है, रुको जरा सब्र करो, यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। ठीक है, तो क्या तुमको समझ में आ गया कि SIR से सिर्फ और सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अपन चर्चा नहीं कर सकते, और भी चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई। तो फिर मैं एक दिल हिला देने वाला सवाल दे दूं तुमको, बोलो 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 बोलो। अब अगले मन में आता है कि सर कौन बल्कि है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, कौन SIR देता है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, कौन SIR देता है ये कैसे डिसाइड करेंगे, कौन बल्कि है ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये तो मैं नहीं बता सकता कौन बल्कि है, मगर ये जरूर बता सकता हूँ कि कौन बल्कि नहीं है ना।
लेट्स से एग्जांपल में कौन बल्कि नहीं है जो SIR इफेक्ट नहीं देता? HTTOH NH2 CH2 प्लस CH2 रेडिकल CH2 माइनस, है ना, फ्लोरीन, ये सब जो है वो बल्कि नहीं है, ये बल्कि नहीं है। इसका मतलब ये जब ऑर्थो पोजीशन पर आएंगे तो आप SIR की बात नहीं करेंगे। मगर आपने NH3 प्लस कर दिया तो बल्कि हो जाएगा। आपने CH2 की जगह CH3 कर दिया तो बल्कि हो जाएगा। अगर आपने फ्लोरीन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कर दिया तो ये SIR इफेक्ट देंगे। समझ में आ गया तुमको? समझ में आ गया तुमको? तो ये SIR इफेक्ट नहीं देते अगर ऑर्थो पोजीशन पर आ जाए तो। अगर ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएंगे ये तो नॉर्मल आपको जो +M -M और -I +H वगैरह बात करते हो तो वो बात करोगे। मगर अगर मान लो इनके अलावा कोई भी और ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है तो वो बल्कि ग्रुप कहलाएगा। जैसे कि NH3 प्लस, जैसे कि CH3, जैसे कि ClBrI, ये सब कैसे होंगे? बल्कि ग्रुप कहलाएंगे। तो ये SIR इफेक्ट देते हैं। कौन कौन देता है? सॉरी, ये नहीं देते हैं। कौन कौन देता है ये, इसके लिए तो अनंत तक अपन पेज भरेंगे तो भी नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, अरबों मॉलिक्यूल हैं, तो किस किस को लिखेंगे। मगर कौन कौन नहीं देता है ये जरूर लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया है कि ये सब जो है वो SIR इफेक्ट नहीं देते हैं। क्या अब मैं तुम्हें एक सवाल दूं और तुम उसका जवाब दे सकते हो? लेट्स से एन एग्जाम्पल, जल्दी से सवाल लिखते हैं। यहाँ पर कुछ और सवाल है, ये हमने ले लिया, ये लो, ये लो आंसर करने की निंजा टेक्निक। ये हमारे पास ये हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बन गया, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज के साथ हमने यहाँ लगा दिया CH3। अब मुझको बताओ विच इज़ मोर स्टेबल। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, मगर हम कौन, ये जल्दी बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है। और हम जानते हैं कि चार्ज इज लाइक दुख बांटने से कम होता है, ये भी हम जानते हैं, ये भी अपनी ट्रिक है। चार्ज इज लाइक दुख बांटने से कम होता है, तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा पॉजिटिव चार्ज में उतना ही बढ़िया। तो मुझको बताओ SIR इफेक्ट यहाँ पर भी असर डालेगा कि नहीं डालेगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक तो sp2 होना ही चाहिए, तो दिस इज sp2। एक sp2 होना चाहिए जिस पर लगता है, और लगा कौन सकता है? sp3 भी लगा सकता है। तो आउट ऑफ द प्लेन कौन होएगा? sp2। जल्दी से मुझको बता दो कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। ज्यादा स्टेबल वो होगा जो रेजोनेंस कर रहा होगा, और कम स्टेबल वो होगा जो रेजोनेंस नहीं कर रहा होगा या कम कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं आराम से कि यहाँ पर हमारे पास SIR होने की वजह से बेंजीन का रेजोनेंस CH2 प्लस के साथ क्या हो जाएगा? खत्म। इसका मतलब आंसर आ जाएगा A। इसका मतलब SIR सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ पर असर नहीं डालता है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल पर भी असर डाल सकता है। मगर यही सवाल कुछ बदल के आएगा। देखो, गहरी गहरी बातें बता रहा हूं तुमको, गहरी गहरी। अगर यही सवाल कुछ ऐसे आता तो कहानी बदल जाती दोस्तों। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, है ना। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल के बारे में बात करें, है ना। फर्स्ट इज, पहला तो बिल्कुल सही बता दिया तुमने, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। अब दूसरे वाले में अगर मैं बात करूं तो क्या इसमें SIR है? SIR नहीं देता है CH2, है ना। ये सोच के आंसर करना। तो मुझे बताओ अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? SG ने आंसर कर दिया 1, MS धोनी ने आंसर कर दिया सेकंड। नहीं, ये तो पुराना है। तो जल्दी से मुझे बताओ KURSSNIJ। ओ माय गॉड, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। RS का आंसर आ चुका है सर, सेकंड है सर। KU का आंसर आ चुका है सर, सेकंड है सर। IJ का आंसर आ चुका है सेकंड। US का आंसर आ चुका है सेकंड। और SN स्नेहांजलि का आंसर आ चुका है सेकंड। सर इसलिए क्योंकि इसमें SIR नहीं लगेगा, इसलिए हम बात करेंगे यहाँ पर +H की। और +H हम जानते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपने बताया था पॉजिटिव स्टेबलाइज बाय पॉजिटिव। सब लोग, क्योंकि वो बल्कि नहीं है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो इस देख लो तुम, हमें ये नहीं देखना कि SIR से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है कि घटती है, हमें सिर्फ ये देखना है SIR से बेंजीन का रेजोनेंस उस sp2 के साथ खत्म हो जाता है। क्या मैं ये बोल दूं? यस या नो बोलना, यस या नो बोलना, क्रिस्प बोलना एकदम। क्या मैं बोल दूं कि SIR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ? क्या मैं कह दूं SIR से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है? क्या कह दूं? क्या बोलो ना, बोलो ना। जय न जय, जय मेरे दोस्त, तूने बिल्कुल सही बोला। क्या मैं कह दूं SIR सर जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं?
यस 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 कह दिया क्या तुमने? यस कह के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो कह दो सर, कह दो, आज कह दो सर, आज कह डालो आप, मन में मत रखो सर, बता डालो सर। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग, आज कह ही डालो सर आप, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम फंस जाने वाले हो दोस्तों, अब जो मैं बताने वाला हूँ तुमको। हम्म, अपने ही जालों में अब तुम फंस जाओगे। कुछ मैं ऐसा कंपाउंड बना देता हूँ तो तुम्हारे सवाल बदल जाएंगे दोस्तों। सर स्टेबिलिटी देखेंगे, ऐसा यार फिर होगा वो सोचेंगे बाद में। यस बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, अब पहले तो मैं तुमसे पूछूं कि इनमें से किस में एस आई आर है, मुझे बताओ इसमें से किस में एस आई आर है, जल्दी बताओ, ए में या बी में, किस में एस आई आर है, या है भी क्या नहीं है, ये भी हो सकता है। तो मुझे बताओ ए और बी में से किस में एस आई आर है। स्टेबिलिटी देखेंगे, एस आई आर से फिर आगे सोचेंगे। जाए पहले में एस आई आर, पहले में एस आई आर से हुआ क्या, NO2 become out of the plane of the benzene। अच्छा इससे नुकसान क्या हुआ, इससे नुकसान ये हुआ कि यहाँ पर NO2 क्या लगा रहा है, -m, रेजोनेंस इफेक्ट लगा रहा है। पर ये NO2 -m नहीं लगा पाएगा क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया, और आउट ऑफ द प्लेन मतलब NO2 का बेंजीन के साथ रेजोनेंस खत्म, और रेजोनेंस खत्म तो रेजोनेंस इफेक्ट भी खत्म। ये लगा रहा होगा सिर्फ -I, जिसका कोई नहीं होता उसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है दुनिया में। बी वाला मस्त एसिड है, समझ गए तुम। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि ऐसा यार जिस पे भी लगा होगा जिस भी कंपाउंड में वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ऐसा यार सिर्फ और सिर्फ ये करता है दोस्तों कि sp2 को आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग कर देता है, उससे जो भी असर होगा उसकी परिकल्पना अपन पहले नहीं कर सकते, है ना। दैट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड। समझ में आ गया? बोलो 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 बोलो। तो ये हमारा कथन गलत हो गया कि यार आप जो है वो बस ये कह दो कि एस आई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है, कंपाउंड में देखना पड़ेगा हो क्या रहा है। अब एक और कतई जहर सवाल दे रहा हूं दोस्तों, अगर ये कर लिया ना तुमने तो मैं समझ जाऊंगा कि अब एस आई आर जो है वो तुमको समझ में आ गया और मुझे आगे चलना चाहिए बिना डिले। कतई जहर सवाल है दोस्तों। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया शायद, CN भी है। अच्छा हुआ सर अभी लिख दिया आपने, अब तो हम पता कर ही लेंगे हैं आप क्या कहना चाहते हो। कि CN भी SIR नहीं लगता CN पर। अच्छा, अब तो कतई जहर रहा ही नहीं ये सवाल, अब तो हम आसानी से आंसर कर देंगे। आपकी गलती हमारे लिए वरदान बन चुकी है सर। आप CN लिखना भूले और हमें रिवाइज करवा के चले गए। अब तो हम बिल्कुल बता देंगे कि इसमें होने क्या वाला है। SIR किस पर लग रहा है और उसके लगने से क्या असर पड़ेगा वो हमको देखना पड़ेगा। तो जल्दी से मुझको बता दो, जय, DH, स्नेहांजलि, जल्दी से मुझे बता दो, KURS, प्लीज़ अपना नाम लिखो यार, है ना, KUAU मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ अपना नाम लिखो।
हाँ ये बोल रहा है NO2 का माइनस तेल लेने गया सर। अच्छा ठीक है, ये बात भी सही है। NO2 का माइनस हम तेल लेने चला चुका है, क्योंकि इस पर लग चुका है इन दोनों भयानक। NO2 का क्या लग गया, SIR है ना ऋषि, RS। तो SIR लग गया, मतलब इस NO2 का जो माइनस M लगना था वो तो समाप्त हो गया, अब माइनस I में तब्दील हो चुका है। CN पर SIR लगता नहीं, तो ये माइनस M लगा ही रहा होगा ये भी, और इनका माइनस I लग ही रहा होगा। तो यहाँ CN का माइनस M खत्म हो गया, यहाँ ये NO2 का, और यहाँ CN का माइनस M लग रहा है, और माइनस M एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये गहरा सवाल था दोस्तों, ये क्वेश्चन तुम्हारा भाई करेगा, वो वाला सवाल था। समझ आ गया तुमको, ये वाला सवाल तुम्हारा भाई करेगा, वो वाला अप्रोच था। क्या तुमको समझ में आ गई? क्या हम आगे चले दोस्तों? बोलो 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 बोलो। हैं? SIR इफेक्ट समझ आ गया? बोलो। क्या तुमको SIR इफेक्ट समझ में आ चुका है ना? तो जल्दी से एक सवाल का और जवाब दे दो SIR पर बेस्ड, ताकि 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 रे हम सवालों को सॉल्व कर सकें। यहाँ पर हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ की बात भी कर लेता हूँ मैं तुम, SIR बेसिक स्ट्रेंथ पर भी लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है दोस्तों लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी। लोन पेयर, वैसे तो बेसिक स्ट्रेंथ अपन अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, मगर मैं तुमको अभी बता देता हूँ। लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी के बारे में चर्चा पूछ 6 तारीख को जो अपनी क्लास है, उसमें सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ की चर्चा करेंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी, है ना, और बेसिक स्ट्रेंथ इज अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अगर वो रेजोनेंस में जा रहा है तो इसका मतलब वो लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। दूसरा वाला मस्त बेस है, ये तो बिल्कुल वैसी, वो कौन सी हेरा फेरी याद आ रही है मुझे, उसमें परेश रावल ऐसे ही बोलता है, मस्त। पहला वाला का लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा सर, ये गया रेजोनेंस में, ई पर लग गया है SIR लगने की वजह से SP2, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं न जा पाएगा, और लोन पेयर नहीं न जा पाएगा तो अवेलेबल हो जाएगा, और अवेलेबल हो जाएगा तो डोनेट कर देंगे हम इसको। तो दिस लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल, इट इज गोइंग इनटू रेजोनेंस। दिस लोन पेयर इज अवेलेबल बिकॉज इसका SIR ही लग गया है, और SIR लगने की वजह से लोन पेयर डोनेटिंग की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, और रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो अवेलेबल हो जाएगा, है ना। पी इज मोर बेसिक। तो इसका मतलब देखो जरा तुम SIR की अप्रोच देखो, इसने एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया भी सही, एसिडिक स्ट्रेंथ कहीं और लगा तो घटाया भी सही, इसने बॉन्ड लेंथ हिला दी। इसी तरीके से बॉन्ड स्ट्रेंथ का सवाल भी कर सकता है, बॉन्ड ऑर्डर के सवाल के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। फिर इसने बेसिक स्ट्रेंथ पर भी हमला कर दिया, इसका मतलब इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल। सर एकदम क्लियर हो गया, आप तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। चलो ठीक है, तो कौन सा क्लियर हो गया, मतलब दिमाग तो एकदम साफ तो नहीं हो गया। अब यह है दोस्तों जिस पर सवाल आता है दोस्तों, ये बहुत बहुत गहरा 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 सवाल आता है इस पर, फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन पर। वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। अब अगला सवाल जो है वो बिल्कुल वैसा ही है, वक्त हालात और जज्बात बदलने वाले। फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, हम बचपन से पढ़ के आए हैं कि रिएक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस हम ले लें तो हमारे पास रिएक्शन जाती है वीक एसिड और वीक बेस की तरफ। तो ये रिएक्शन अगर ऐसे जा रही है तो मैं कहूँगा रिएक्शन इज फीजिबल, है ना। और अगर कहीं तुमको ऐसे होते हुए दिख रहा है वीक एसिड वीक बेस, और इधर प्रोडक्ट साइड पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, तो हम कहेंगे नॉट नॉट फीजिबल, नॉट फीजिबल बोलेंगे उसको, नॉट फीजिबल। समझ में आ गया? लेट्स हैव एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल। हम कंसीडरिंग, हमको याद है FBA CPMV, जिसको याद नहीं है प्लीज़ याद करें, ये हमको याद है तो इसकी ज़रूरत अब हमको पता चल जाएगी। लेट्स हैव हमने यहाँ पर ले लिया है फॉर एन एग्जाम्पल, हमने ले लिया फिनॉल, और फिनॉल के बाद हमने यहाँ ले लिया है NaOH, और पूछा जाए बताओ ये रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं, तो हम पहचान जाएंगे, हम बुद्धू थोड़ी हैं, हम पहचान जाएंगे कि Na+ तो यहाँ पर दर्शक है, इसका कोई रोल नहीं।
कहानी OH माइनस के इर्द गिर्द रची जाएगी। हाँ, फिर बोला ACP। हाँ समझ गए तुम, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए। तो इसका मतलब ये हमारे पास H देने वाला एसिड हुआ, ऐसे लिखेंगे ना दोनों तरफ, और ये OH माइनस है, इसका मतलब ये बेस हुआ। अब एसिड बेस है तो रिएक्शन करवा दीजिएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, O माइनस H प्लस डोनर, और Na से उसको बैलेंस कर देते हैं। Na कुछ नहीं है, सिर्फ दर्शक है, चार्ज निभाने आता है, और यहाँ हमारे पास वाटर। तो अब मुझको जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, अगर ये एसिड है तो ये इसका क्या हुआ, ये इसका क्या हुआ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगर ये एसिड है तो ये इसका क्या हो जाएगा, बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना, क्या हो जाएगा। चैट बॉक्स में लिखो CB। यस, दिस वुड बी कॉन्जुगेट बेस। तो मैं सिर्फ बेस लिख रहा हूँ, कॉन्जुगेट बेस की जगह सिर्फ बेस। और अगर ये बेस है और बेस ने H प्लस लिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। IJ बिल्कुल सही, RS बिल्कुल सही, KU बिल्कुल सही। मैं ना अपनी तरफ से नाम लिख दूंगा फिर तुम्हारे। ऋषि, ऋषि याद है मुझे। IJ कौन है मुझे नहीं पता। KU को मैं कुशाग्र बोल देता हूँ, ये सही लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो अब देखो जरा, मैंने दोनों तरफ कॉन्जुगेट एसिड बेस असाइन, मैंने एसिड बेस असाइन कर लिया है ना, ये कर लिया, पहला स्टेप खत्म हुआ। दोनों तरफ एसिड बेस असाइन कर लो। और ईशांक बिल्कुल सही, तो ईशांक जैन, जैन बिल्कुल लगा दिया आपने, ठीक है कोई बात नहीं। तो पहले तो मैंने एसिड बेस असाइन कर लिए दोनों तरफ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा किसी भी दो या तो मैं एसिड को पकड़ लूं, एसिड इधर और एसिड इधर, या मैं बेस को पकड़ लूं, है ना, किसी भी एक को पकड़ लो। ट्रिक है दोस्तों, कहीं फेल नहीं होगी, ध्यान से सुन लो। किसी भी एक को, मुझे ये ट्रिक मालूम है, तो मैंने एसिड को पकड़ लिया, मैंने कहा फिनॉल और वाटर। अब मुझको ये बताओ कि फिनॉल और वाटर में से ज़्यादा एसिडिक कौन, फिनॉल और वाटर में से ज़्यादा एसिडिक कौन। अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय दो। देखा, मैं अंतर्यामी हूँ। यस सर कुशाग्र, वाह, जल्दी बोलो, बोलो ना। फिनॉल है ना, तो मैं फिनॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर से, तो मैं इसके एस के आगे लगा दूंगा स्ट्रॉन्ग। बस सवाल खत्म हो गया। अगर ये स्ट्रॉन्ग है एसिड तो ये कैसा होगा, वीक एसिड। बस खत्म हो गया सवाल। अब दूसरा भी चेक करूं क्या सर, बेस भी चेक करूं क्या मैं, नहीं करना, नहीं करना। एक चेक कर लिया, आंख बंद करके इसको स्ट्रॉन्ग लिख दो, इसको वीक लिख दो, खत्म हो गया, सवाल समाप्त। सर अगर मान लो कहीं ऐसा आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला, नहीं आएगा, ट्रिक है, क्योंकि ये कोई रियल एसिड थोड़ी ले रहे हैं अपन, ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो रिएक्शन कैसी होगी, फीजिबल हो गई, फीजिबल, है ना। अब देखिएगा सवाल ऐसे आएगा कि बताओ इनमें से कौन NaOH के साथ फीजिबल रिएक्शन देगा। तो ऐसे सवाल आएगा, तो NaOH के साथ कौन फीजिबल रिएक्शन देगा, अगर मुझे ये पहचानना है तो मुझे कंपेयर करना पड़ा फिनॉल को वाटर के साथ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अब स्टेटमेंट दे रहा हूं और प्लीज इसको लिख देना, 100 बातों की एक बात बोल रहा हूं। एनी एसिड, एनी एसिड which is more, which is more acidic या powerful than water will give feasible reaction, will give feasible reaction with NaOH। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी एसिड जो पानी से ज्यादा एसिडिक है वो फिजिबल रिएक्शन देगा, हाँ के ना, 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 आंख मीच के फिजिबल, ठीक है ना। अरे बोलो ना प्लीज, बोलो ना प्लीज। तो मुझको बता दो, A H2SO4, B HCl, C CH3C डबल बॉन्ड OH, D C2H5OH। इनमें से कौन है जो 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 NaOH के साथ फिजिबल रिएक्शन नहीं देगा। मैं पहले बता दूं ये जय का फेवरेट कंपाउंड है जो नहीं देगा। अब कौन सा है तुम पहचानो, ठीक है। मैंने कहा ही था जय का फेवरेट है, तुरंत आंसर आ गया जय का, सबसे पहले आंसर जय का आया, इसका मतलब ये जय का फेवरेट कंपाउंड था। इतना ही हो गया। आंख मीच के नॉट फिजिबल, किसके साथ, किसके साथ, बोल दिया सर, बोल दिया सर, हमको पता था ये जय का फेवरेट है, इसलिए मुझे पहले ही पता था कि पहला आंसर जय का ही आएगा। ऋषि का भी फेवरेट है, वाह बेटा वाह, यही मतलब यही देखने का रह गया अब जीवन में है
कि तुम ऐसे ऐसे कंपाउंड फिजिबल बनाओ, मतलब वो करो। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी। ये तो मिनरल एसिड है, और मिनरल एसिड तो ऑर्गेनिक एसिड से भी पावरफुल होते हैं, दे आर मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड तो पप्पा होते हैं सबके, और ये ऑर्गेनिक एसिड है, तो मिनरल एसिड तो बहुत बहुत ज़्यादा फिजिबल रिएक्शन दे देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, है ना। एक और सवाल, और फिर उसके बाद एक और कंक्लूजन अपन देंगे। और यहाँ हमने ले लिया है, बताइए, यहाँ हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी फिनॉल, और यहाँ हमने ले लिया है NaHCO3। और फिजिबल रिएक्शन कह रहे हैं हम, हमने यहाँ ले लिया है O-Na+, और यहाँ लगा दिया हमने H2CO3। क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं? दोनों तरफ एसिड बेस असाइन कर लो और एसिड एसिड को कंपेयर कर लो। हमारे पास ट्रिक है FBACPMV। जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये फिजिबल है? फिजिबल है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। फिजिबल है तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। आंख मीच के नो, आंख मीच के नो। ठीक है, हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये एसिड हुआ, ये बेस हुआ, ये एसिड हुआ तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ, और ये बेस हुआ तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हुआ। तो दोनों तरफ एसिड बेस असाइन कर लिए। अब हम एसिड और एसिड में कंपैरिजन कर लेते हैं। यह है फिनॉल, और यह है हमारे पास H2CO3 कार्बोनिक एसिड। हम जानते हैं यह है कार्बोनिक और फिनॉल, कार्बोनिक और फिनॉल, कार्बोनिक और फिनॉल, कार्बोनिक और फिनॉल। तो हमको समझ में आ गया, ओए होए फिनॉल कम एसिडिक है तो ये वीक एसिड हुआ, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो ऐसा नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये वीक हो जाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं हो। फिर मेरा नेट डॉट 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 मर गया। 3 मिनट की बात और है दोस्त, जल्दी से हमको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ, जल्दी से बताओ, एनीथिंग विच इज मोर एसिडिक विद मोर एसिडिक देन H2CO3 will give feasible reaction with NaHCO3? हाँ के ना? Anything which is more acidic, than carbonic acid, more acidic than H2CO3 will give feasible reaction with NaHCO3। हाँ के ना? 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 यस 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 यस, गॉट इट सर, गॉट इट सर। तो ऐसे कर सकते हैं अपन। तो अब जल्दी से मेरे को एक आध सवाल का जवाब दे दो फटाफट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जेई एडवांस 2013 का सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है। द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaHCO3। अब यहाँ CO2 का क्या लोचा है? कहने का मतलब यह है कि NaHCO3 के साथ जो भी रिएक्ट आप करा दोगे तो H2CO3 एसिड बनना चाहिए, जो कि इधर बन रहा था। देखो जरा, ये H2CO3 जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है CO2 और वाटर में। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ कौन फिजिबल रिएक्शन देगा, वो ये पूछेगा NaCO3 के साथ कौन सा कंपाउंड CO2 लिबरेट करेगा। इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल होगी, समझ रहे हो तुम? है ना, है ना, है ना, ऐसे पूछेगा वो। तो इसका मतलब वो यही पूछ रहा है कि NaCO3 के साथ CO2 लिबरेट कौन करेगा, मतलब कौन फिजिबल रिएक्शन देगा। अब तुम्हारे सामने सवालों की मैं झड़ी लगा चुका, कौन नहीं देगा, ऐसा होना चाहिए। डज नॉट, नॉट 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 नॉट। जल्दी से मुझको बता दो कि इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है। एसेंस स्नेहांजलि का आंसर आ चुका है, दिल्ली। कार्बोलिक एसिड सर आपने बताया था, कार्बोलिक एसिड फिनोल एसिड। लिख क्यों दिया आपने? मैंने नहीं लिखा है, जी एडवांस वाले ने लिख दिया होगा शायद। सालिसिलिक एसिड, तो ये तो बहुत तगड़ा एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक का है ना। सालिसिलिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें तो SO3H होता है। SO3H तो बहुत ही ज़्यादा एसिड होता है। बेंजोइक एसिड हमारे पास हम जानते हैं, ये भी एसिड तगड़ा, ये भी तगड़ा, ये भी तगड़ा तगड़ा है। और जो नहीं है वो है फिनॉल। हम जानते हैं फिनॉल नहीं देता है। अच्छा मुझको ये बताओ जल्दी से, इनमें से कौन CO2 लिबरेट नहीं करेगा? अब मैं दे रहा हूं अलग से ऑप्शन, इनमें से कौन नहीं देगा, कौन नहीं देगा? पैरा NO2 फिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, बी पिक्रिक एसिड,
अभी पढ़ के आए हैं अपन। सी कौन नहीं देगा? मेटा नाइट्रोफिनॉल। डी जल्दी से मुझको बताओ इसका आंसर क्या होगा। डी पहले कर दिया, चिड़िया और तोता उड़, ये आंसर होगा। हैं कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? तो डी होगा। यस, चिड़िया और तोता उड़, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिए, चिड़िया और तोता उड़ तो मैंने ऐसे ही दे दिया। पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, अपन पढ़ के आए थे पिक्रिक एसिड तो 3 NO2 लगे होते हैं, समझ रहे हो? पैरानाइट्रोफिनॉल तो ज्यादा एसिडिक या इक्वली लगभग बराबर होता है, तो ये भी दे देता है, ये भी दे देता है। चिड़िया और तोता और तो ऑप्शन नहीं है। और मेटानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये नहीं देते हैं। तो आंसर सी एंड डी। अच्छा ठीक है, मल्टीपल करेक्ट मान लेते हैं इसको, सी और डी, है ना? समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो तुम ना? अब अपन कौन सा सवाल करें? 32 हो गए, इतना काफ़ी है, क्या बोलते हो? एक और सवाल करोगे तुम मेरे लिए? हाँ, ये यहाँ पर अपन ने एरो लगा दिया और यहाँ लगा दिया हमने NaHCO3 और कार्बन 14 है। तो मुझको बताओ कौन कौन सी गैस लिबरेट होने वाली है? कौन सी गैस लिबरेट होगी? बोलो ना प्लीज। रिएक्शन किधर से होगी? सर एक दिमाग हिलाने वाला सवाल दे दो। ये ऋषि कर ले इसको फटाफट। तो ये हमारे पास दे रखा है NaCO3 के साथ दे रखा है, ये हमारे पास क्या हो गया? बेस, और ये 2 एसिड हैं। हमारे पास कौन सी गैस लिबरेट होने वाली है, ऐसा पूछा जा रहा है। जल्दी से इस आखिरी सवाल का जवाब दो ताकि फिर हम खुशी खुशी जा सकें। देखो, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। इन दोनों में से ज़्यादा एसिड कौन पावरफुल कौन है? सल्फोनिक एसिड। तो इसका मतलब बी के साथ रिएक्शन होगी, ए के साथ तो होगी नहीं। तो ए तो बेचारा वैसा ही बैठा रहेगा, और बी मेरे ख्याल से। और यहाँ बन जाएगा हमारे पास SO3 माइनस Na+, और ये H+ दे देगा इसको, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास H2C14O3। ये टूट जाएगा हमारे पास H2O में, और CO2 कार्बन 14 में। कार्बन 14 तो इसका ही निकलेगा ना। आंसर सी होगा ना। कहने वाला था। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ चुकी है? तो ये था आज का सेशन दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से आप लोगों की स्क्रीन पर इतना बड़ा हो जाऊं कि मैं छा जाऊं, समझ रहे हो? तो इंडिया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको देना है, फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, जो भी टेस्ट होते हैं वो सब कुछ देना। उसके बाद डिस्कशन करना है, क्योंकि अपने पास समय नहीं बचा है। और इसके बाद हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो ये है आज का सेशन। बाकी मैं बोलूँगा आप लोगों को स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आनंदित रहो। अगली क्लास जो है वो आपकी GOC5 की होने वाली है, और सुबह 9 बजे होगी सैटरडे को। तो इससे पहले कि मैं जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी स्क्रीन पर छा जाऊँ, ताकि हम बाय कर सकें बहुत अच्छे तरीके से। तो ये था आज का सेशन, बहुत बढ़िया मज़ा आया आप लोगों के साथ। तो अच्छा गया आप तो, ठीक है, थैंक यू। तो ये था आज का सेशन दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। बाय।